In last lecture, what we have seen is about pulmonary volumes and capacities and external respiration. In this lecture, that is lecture number 4, we will see about internal respiration, which is nothing but it is a part of mechanism of respiration, and it is at number 3, internal respiration. We have completed breathing, external respiration, and we are going to see now internal respiration. So internal respiration का मतलब क्या है? What is internal respiration? Internal respiration means the respiration between cell, tissue and the organ. And the most important thing is that the oxygen which is coming from the atmosphere in the alveoli, and it is getting exchanged, or it is getting diffused into the bloodstream. So the main component which delivers the oxygen molecule to all the body parts, cells and tissue is nothing but your blood. And this blood contains two main components. Number one main component is RBCs, that is red blood corpuscles, and number two is plasma. Plasma is nothing but a liquid, a yellowish liquid, which upon centrifugation settles up. ओके, इफ़ यू सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसके अंदर अगर आप ब्लड को टेस्ट ट्यूब में लेके उसके अंदर अगर आप सर्कुलर मोशन में उसको घुमाते हैं तो नीचे की तरफ रेड जो बैठ जाएगा, जो पैलेट बैठ जाएगा, वो रहेगा आपका रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और ऊपर जो येलो कलर का लिक्विड बचेगा वो आपका रहेगा प्लाज्मा. ओके, सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स. नंबर वन RBCs and the number second is plasma. So these two components are mainly involved in this internal respiration. Number first, transport of oxygen. अब ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में आपको जानना है. आउट ऑफ 100% of the total oxygen, only 3% of the oxygen is transported by plasma, and remaining 97% is by RBCs. As you know, red blood corpuscles, these are the red blood cells which carries a special type of protein which is known as hemoglobin. And this hemoglobin is acting as a respiratory carrier. Carrier का मतलब ये होता है कि that एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उसको पहुंचा दिया जाए, इसको कहते हैं carrier. तो this hemoglobin is a protein which acts as respiratory carrier, and this hemoglobin is having higher affinity towards oxygen. ठीक है, इसकी जो एफिनिटी है, इसकी जो रगबत है ऑक्सीजन से ज़्यादा है बनिस्बत किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की. इसीलिए हेमोग्लोबिन हमेशा, अगर एक आपके पास दोनों मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ये हेमोग्लोबिन हमेशा आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड करेगा. क्यों? बिकॉज हेमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है. ठीक है, तो this Hb, that is Hb stands for hemoglobin, 4O2. Okay, one thing more, this hemoglobin contains 4 Fe plus ions. तो और हर एक Fe आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है. किसके साथ? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है. इसका मतलब एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? वो है 4. एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है. तो दिस हेमोग्लोबिन combines with 4 oxygen molecule and gives about oxyhemoglobin. It gives about oxyhemoglobin. ठीक है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन. ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन अब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाने पे जो बना है उसको हम कहेंगे ऑक्सीहेमोग्लोबिन. अब कितना जुड़ेगा ऑक्सीजन, कितना जुड़ेगा, कैसे पता करेंगे हम लोग? ठीक है, अब कितना जुड़ेगा वो आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. अब कौन सा प्रेशर, किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्रेशर जो है, हम लोग ऑक्सीजन के प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कि आपके लंग्स के अंदर डेवलप होता है. किस में अंदर डेवलप होता है? लंग्स के अंदर जो डेवलप होता है उसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब जो प्रेशर है वो रहता है पार्शियल प्रेशर. वो कौन से टर्म में रहता है? पार्शियल प्रेशर. यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर. ठीक है,
सो सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ये है कि कितना हेमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, इसको कहेंगे सैचुरेशन। या फिर पूरा ब्लड, आपकी बॉडी का पूरा ब्लड कितनी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकेगा, उसको हम कहेंगे सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन डिपेंड्स अपॉन O2 टेंशन। O2 टेंशन, O2 प्रेशर भी कह सकते हो आप यहाँ पे, उसको हम लोग लिखते हैं PP, दैट इज पार्शियल प्रेशर। अगर ऑक्सीजन का है तो उसके साथ जोड़ देते हैं O2, तो दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये टेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। 100% इज रेयर, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते, रेयर होता है लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में कि आपका ब्लड पूरा ऑक्सीजन से सैचुरेट हो जाए। ठीक है, 95 to 97% जो सैचुरेशन है वो अल्वियोलाई के अंदर जब 100 mg प्रेशर मौजूद रहेगा उस वक्त, किसके अंदर, अल्वियोलाई के अंदर अगर आपका जो प्रेशर है वो 100 mg मेंटेन है तो आपका जो सैचुरेशन है वो 95 से 97% के दरमियान होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अल्वियोलाई इफ इट इज 1000 mmHg, then the saturation of oxygen molecule will be 95 to 97%। ठीक है, अगर वही प्रेशर 30 mmHg का हो गया, जो यहाँ पे 100 था, अब प्रेशर यहाँ पे कम कर रहे हैं हम लोग, पहले कितना प्रेशर था, ज़्यादा था, 100 था, अब यहाँ पे प्रेशर कम कर रहे हैं तो इसका सैचुरेशन लेवल भी कम होते जाएगा। जाहिर सी बात है ना, 100 के ऊपर 95 और 97 आपका जो सैचुरेशन लेवल है, परसेंटेज जो है सैचुरेशन लेवल है। लेकिन अगर मैं इस प्रेशर को कम करूं और उसको 30 mmHg कर दूं, तब आपका जो सैचुरेशन लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही रह जाएगा। सैचुरेशन लेवल कैन बी मेंटेन अप टू 50% ओनली इफ देयर इज 30 mmHg प्रेशर। ओके, ठीक है, ये आपके प्रेशर के मुतालिक हो गया, सैचुरेशन के मुतालिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन किस तरीके से दी जाएगी सेल को, टिश्यू को या फिर ऑर्गन वगैरह को। ठीक है, अब एक दफ़ा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद, एक दफ़ा जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, उसने यूज़ कर लिया सेल ने, उस वक्त तो वो जो सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। वो क्या खारिज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है तो वहाँ पर देयर इज़ अ इंक्रीज इन H+ आयन, देयर इज़ अ इंक्रीज इन PpCO2। PpCO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज़ अ इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, there is an increase in H+ ion concentration, there is an increase in DPG. DPG stands for 2,3-diphosphoglycerate which upon oxidation, ये कब बनता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उस वक्त ये DPG मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए डिसोसिएट होने के लिए। डिसोसिएट होने का मतलब ये कि आपके ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन का निकल कर, आपके ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन का निकल कर टिश्यूज़ के अंदर जाना, टिश्यूज़ के अंदर जाना, ये आपका क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन कर्व कहलाएगा। अब ये डिसोसिएशन कर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है उसके लिए कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे प्रेशर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कहाँ पर, 2 जगह पर आपको ध्यान देना है कि प्रेशर ब्लड के अंदर कितना है और प्रेशर टिश्यू के अंदर कितना है, टिश्यू या ऑर्गन कह सकते हो आप, टिश्यू के अंदर कितना है। ठीक है, इसी को रिलेट करने के लिए देयर इज़ अ कर्व जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के अगेंस्ट में बनता है क्या, ऑक्सीजन टेंशन। तो यहाँ पर देखिए, ये दिस इज Hb परसेंटेज CO2 सैचुरेशन, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बोहर्स इफेक्ट क्या है, इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे हम लोगों ने बताया कर्व का मतलब क्या, अगर आप ग्राफ बनाएं
किसके अगेंस्ट में बनाएंगे आप? ऑक्सी हेमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन टेंशन दैट इज सैचुरेशन लेवल के दरमियान। तो वो जो कर्व आएगी, वो जो ग्राफ आएगी, वो कहलाएगी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। बोहर्स इफेक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इट इज अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब यहाँ पे CO2 को बोला है उसने, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और CO2 का क्या मतलब आता है यहाँ पे? बिल्कुल आता है, बिकॉज यहाँ पर सपोज दिस इज अ सेल और यहाँ ये सेल है, ठीक है। ये सेल से, ये सेल ने पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, ये सेल ने पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया। अब उसके पास क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेल कर देते हैं बाहर, अमल तनफुस के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस सेल ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, उसके पास बचा हुआ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ब्लड वेसल मौजूद है, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल मौजूद है, जिसके पास अभी आपके पास क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PpCO2, जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सेल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में, ब्लड के अंदर क्या ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन सेल के पास क्या ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज़ कर लिया, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को उसने यूज़ कर लिया, तो ऑक्सीजन वहाँ से कम हो गई। ऑक्सीजन जब उसने यूज़ किया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट किया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास अभी मौजूद है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसका जो लेवल है सेल के अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर क्या ज़्यादा है? PpO2, यानी ऑक्सीजन का टेंशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर ही PpCO2 कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। ये कम को हम इस तरीके से बताएंगे और ज़्यादा को हम इस तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम हो गया। अब आपको पता है कि देयर इज़ अ मूवमेंट, और डिफ्यूजन के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ ब्लड वेसल से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चली जाएगी? सेल के अंदर। अब उसी के जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? सेल के अंदर। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के सेल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब यही चीज़ जहाँ पर देखें, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये, यहाँ पर CO2 पार्शियल प्रेशर कम है, किसका? CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, कहाँ पर? ब्लड वेसल में, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा है ना। तो आपको पता है डिफ्यूजन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से निकल के ब्लड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो इसकी जो ग्राफ बनेगी, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और वो जो कर्व के अंदर जो इफेक्ट आया है, इफेक्ट का मतलब कि जो कर्व शिफ्ट हुई है या कर्व चेंज हुई है, वो किसकी वजह से हो रही है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, ठीक है। समझ में आया इतना? तो ये है बोहर्स इफेक्ट। अगर आप देखें तो यहाँ पे लो CO2 है, ये अगर लो CO2 है तो यहाँ पे सैचुरेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा ही है। अब यहाँ देखिए, ये नॉर्मल CO2 नॉर्मल pH, यहाँ पर अगर आप देखें तो सैचुरेशन कम हो गया इन दोनों के दरमियान, ये इन दोनों के दरमियान सैचुरेशन कम हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और एकदम लास्ट वाली जो लाइन है वहाँ पे और कम हो चुका है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन कहलाता है बोहर्स इफेक्ट। एक और इफेक्ट है हेल्डन इफेक्ट। ऑक्सी हेमोग्लोबिन फंक्शन एज एन एसिड। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या फंक्शन करता है? एज एन एसिड फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एसिड है, एसिड का मतलब pH कम होगा, एसिड का मतलब pH कम होगा, इसीलिए इट डिक्रीजेस द pH ऑफ ब्लड। एसिड है तो उसका pH कम हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ H+ आयन। अब एसिड के अंदर क्या ज़्यादा रहता है? H+ आयन ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या हो गया? H+ आयन इंक्रीज हो गया,
HCO3 माइनस चेंजेस इनटू H2O एंड CO2, ये हेल्डेन इफेक्ट है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है एसिड का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो पीएच है वो कम हो जाता है, और जब ब्लड का पीएच कम हो जाता है तो आपको ब्लड का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो जब ब्लड का पीएच आप कैसे मेंटेन करोगे, HCO3 माइनस को चेंज किस में करोगे, H2O एंड CO2 के अंदर, इसको कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, ये आपका पूरा इसके अंदर आ गया है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मैंने आपको शुरू में बताया कि दैट hemoglobin is having higher affinity towards oxygen as compared to carbon dioxide molecule, but in case if in your respiratory system there is a presence of carbon monoxide gas, this oxyhemoglobin will bind to carbon monoxide gas instead of oxygen, because hemoglobin is having more affinity towards carbon monoxide as compared to oxygen and carbon dioxide. ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज़्यादा एफिनिटी वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रखता है, इसीलिए हेमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा उस वक्त आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोग टर्म देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज, अब हम लोगों ने ये क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा, इसके बाद हमको देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि CO2 जैसे सोडा वगैरह पीते हैं ना, उसके अंदर क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है। ट्रांसपोर्टेड बाय RBC एंड प्लाज्मा इन डिफरेंट फॉर्म। तो CO2 जो है RBCs के साथ भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और प्लाज्मा के साथ भी। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहाँ से कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो होने वाला है हमारा, तो वो होने वाला है सेल से ब्लड के अंदर और ब्लड से लंग के पास। क्यों लंग के पास, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको बाहर खारिज करना है। क्या करना है, आपको बाहर खारिज करना है, इसीलिए आप उसको लंग के पास ले जाना चाहिए ताकि वो अमल तनफ़ुस के ज़रिए बाहर दी जा सके। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का इफेक्ट क्या है, हमको ऑक्सीजन लगता है एनर्जी बनाने के लिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट गिव्स राइज टू ATP मॉलिक्यूल। हमको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगता है, इसी प्रोसेस को तो हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कोई काम का नहीं है हमारे लिए, बॉडी के लिए, तो CO2 को आपको बाहर खारिज करना पड़ेगा, इसीलिए वो सेल, टिश्यू या ऑर्गन से निकल के ब्लड के अंदर, ब्लड से होते हुए आप लंग के पास ले जाओगे। लंग के अंदर देयर विल बी एक्सचेंज एट अल्वियोलस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। हियर by plasma in solution form, carbon dioxide is transported by plasma in solution form that forms only 7%, यानी 7% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के ज़रिए खारिज की जाती है सॉल्यूशन फॉर्म में। किसके ज़रिए खारिज की जाती है, प्लाज्मा के ज़रिए सॉल्यूशन फॉर्म में। उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से CO2 प्लस H2O इट गिव्स राइज टू H2CO3, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में बाहर जाएगा। नंबर 2 इज बायकार्बोनेट आयन। बायकार्बोनेट आयन आपको पता है, ये बायकार्बोनेट आयन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय बायकार्बोनेट आयंस इज अबाउट 70%। ज़्यादातर आपका ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, 70% जो होता है बायकार्बोनेट आयंस के ज़रिए होता है, ठीक है। जो टिश्यू है, मैंने आपको इससे पहले बताया, जो टिश्यू है उसने ऑक्सीजन यूज़ कर ली। ऑक्सीजन जब उसने यूज़ की तो उसके पास क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बची। उसने क्या इवॉल्व किया, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया, ठीक है। आपको याद होगा एकदम फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा है, एक मिनट, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब मिला तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बची है इसको हमको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। यही बॉडी से बाहर निकालने का अमल हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को बायकार्बोनेट आयन से। तो जो टिश्यू है उसने CO2 को इवॉल्व किया प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा से वो किसके पास गया, RBCs के पास। प्लाज्मा से किसके पास जाता है वो, RBCs के पास। और RBCs के अंदर देयर इज अ रिएक्शन, RBCs के अंदर देयर इज अ रिएक्शन। आपको यहाँ से नहीं, ये इसके ऊपर से समझ में आएगा। ये जो फिगर है, ये जो आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये टिश्यू, ठीक है, ये
टिश्यू हो गया यहाँ पर, टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज़ किया और क्या रिलीज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू ने रिलीज़ किया, कहाँ आया वो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर का है। कहाँ आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या है, जो सेल और ब्लड वेसल्स के दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड नाउ इट कंटेन्स ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, देखो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, अंदर क्या है, जो ये जो पिंक कलर से बना हुआ है, ये क्या है, ये है ब्लड प्लाज्मा। ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा। अब यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है वो, CO2 प्लस, यहाँ पे वाटर मौजूद है, प्लाज्मा के पास वाटर मौजूद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके क्या बना दिया, H2CO3। क्या बनाया उसने, H2CO3। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो होती है, ये जो रिएक्शन है स्लो होती है। अब इसके पास क्या बन गया, अब ये जो है H2CO3 ये डिसोसिएट होगा तो दो चीज़ मिलेगी, एक HCO3 माइनस आयन मिलेगा, दूसरा जो आयन मिलेगा वो H प्लस आयन मिलेगा, दूसरा जो आयन मिलेगा वो H प्लस आयन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे HCO3 जो माइनस आयन है वो आयन RBCs को दे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने कि प्लाज्मा से किसके पास जाता है, RBCs के पास जाता है। तो यहाँ देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये प्लाज्मा है, ये रेड ब्लड सेल है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये रेड ब्लड सेल है। तो HCO3 माइनस कहाँ आ गया, रेड ब्लड सेल्स के पास में आ गया, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि माइनस वाला अंदर आ गया, माइनस चार्ज है ना इसके ऊपर, माइनस आयन है, इसके पास अंदर आ गया। अब यहाँ पे पूरा बैलेंस, पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। H प्लस आयन जितना बाहर चाहिए था उतना नहीं रहा, क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। जहाँ जितना H प्लस आयन अंदर चाहिए था उतना H प्लस आयन अंदर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए, ये जो इम्बैलेंस कॉज हुआ है इसको बराबर करने के लिए देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन, देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन। ये जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन प्लाज्मा से निकल कर ब्लड के अंदर चला जाता है, प्लाज्मा से निकल कर ब्लड के अंदर चला जाता है। अब आपको पता है HCO3 माइनस प्लस यहाँ पर H प्लस आयन है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये फास्ट रिएक्शन हो गई, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये फास्ट रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब ये जो सेल है, ये जो ब्लड, ये जो सेल है, ये तो अपने पास ऑक्सीजन लेकर आया था, तो उसने क्या किया, पहले ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया उसने, पहले ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल दिया, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चली जाएगी, सेल के पास चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ गई, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ आ गई, और इस तरफ आने के बाद पूरा इस तरीके से साइकिल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है कितनी है, ओनली 7% है प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन, तो ये जो है बाइकार्बोनेट आयन से, ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कितना है उसका, 70% है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा है, उसने ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, तो बचा क्या उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का जो अमल रहेगा, उसी के लिए हमको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करना है। ठीक है, ये था नंबर 2 बाइकार्बोनेट आयन। और नंबर 3 जो है रेड ब्लड सेल्स, बाय रेड ब्लड सेल, CO2 प्लस अमाइनो एसिड ये बनाता है कार्ब अमाइनो। देखो यहाँ पर थर्ड वाला CO2 प्लस Hb, ये जब मिलेगा तो ये बनाएगा कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या मौजूद रहता है, अमाइनो एसिड मौजूद रहता है। वही अमाइनो एसिड के साथ ये मिलके क्या बनाता है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, जो कि अल्वीओलाई के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और अमाइनो एसिड में। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज था, ये ऊपर का जो एक्सचेंज था, ये एक्सचेंज टिश्यू सेल, ब्लड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के दरमियान था। किसके अंदर था, टिश्यू सेल में, ब्लड प्लाज्मा में और रेड ब्लड सेल में। लेकिन आप नीचे की तरफ जो पिक्चर मौजूद है उसके अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्वियोलस,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्वियोलस। अल्वियोलस कहाँ मौजूद है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर कहाँ पर, ब्रोंक्यूल्स के टिप पे, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे, वहाँ पे अल्वियोलाई मौजूद है, जहाँ पर एयर आती है, जहाँ पर एयर आती है। अब एयर आ रही है, बाहर से एयर अंदर लोगे ना, तो आपके पास क्या ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अल्वियोलाई के अंदर क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हो और बाहर खारिज करते हो, और ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल के साथ मिलाकर क्या बना देते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हो। तो यहाँ देखिए देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आई है अल्वियोलाई के अंदर, वो रेड ब्लड सेल के साथ मिलके यहाँ पे क्या बना रही है, रेड ब्लड सेल O2 प्लस HBO, ये क्या बना दिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। क्या बना दिया इसने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ब्लड आया यहाँ पर अल्वियोलाई के पास, वो ब्लड क्या लेके आ रहा है, हमने बताया क्या लेकर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा है, CO2 का कर रहा है। अब ये जो ब्लड इसके पास आया है, इसके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बत किसके, अल्वियोलाई के। रेड ब्लड सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज वो हर एक सेल से, यहाँ देखो ना, यहाँ हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उसने ले ली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब उसने ले ली तो उसके पास ऑक्सीजन कम बची या नहीं बची, ठीक है। तो ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए दोबारा लंग्स के पास जाएगा। जब वो लंग्स के पास जाता है तो लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, अल्वियोलाई मौजूद हैं। जब अल्वियोलाई के पास जाता है तो उसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तादाद कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, तो दोनों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल से निकल के अल्वियोलाई के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन अल्वियोलाई से निकल के रेड ब्लड सेल के अंदर चला जाता है। यही ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन